have to the nervous tissue is the last tissue that we are supposed to talk about with respect to at least the tissue part of the chapter. And previous lecture we discussed muscular tissue, and in muscular tissue we talked about the smooth muscles, we talked about striated muscles, and third we talked about the cardiac muscles. Now before I talk about nervous tissue, before we start talking about nervous tissue, let me tell you something about the cardiac muscles. One thing that is known to us is that cardiac muscles are basically concerned with formation of the heart. We know this already, okay? Now, cardiac muscles, there are two types in it. In some cases, like in higher animals, in vertebrates, what is happening is the cardiac muscles produce their own heartbeat through a part of their tissue called as pacemaker. हम क्या बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि कार्डियक मसल्स में दो प्रकार है. कार्डियक मसल्स अल्टीमेटली हार्ट बनाते हैं, यानी इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि हार्ट में दो प्रकार है. हार्ट का एक प्रकार ऐसा है, सी हार्ट इज बेसिकली बीटिंग, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कौन कर रहा है? तो इसमें दो प्रकार रह सकते हैं. एक प्रकार ये है कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रहा है, और इसके लिए जो स्टिम्युलस चाहिए, इसके लिए जो प्रेरणा चाहिए, दैट स्टिम्युलस इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट इटसेल्फ. हार्ट खुद बीट हो रहा है, और वो बीटिंग के लिए उसको जो इंपल्स चाहिए, उसको जो स्टिमुलस चाहिए, वो खुद बना रहा है. पूरे हार्ट में, जस्ट इफ आई एम अलाउड टू, आपके हार्ट में ये पूरा हार्ट जो है, इसमें कार्डियक मसल्स है, लेकिन कहीं तो भी एक कोने में, मैंने कल भी आपको ये लेक्चर में बताया था कि कहीं तो भी एक कोने में एक छोटा सा पैच ऑफ टिश्यू ऐसा है जिसे आप पेसमेकर कहते हैं. ये पेसमेकर उस इंपल्स को जनरेट करता है, जो इंपल्स जैसे ही वो इंपल्स हार्ट में फैलने लगता है, कार्डियक मसल्स में फैलने लगता है, वैसे वैसे जिस एरिया से वो फैलता है उस एरिया में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, सिकुड़न आ जाती है, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया. वेव, ये इसे वेव भी कहते हैं, द वेव ऑफ इंपल्स. जैसा ये इंपल्स या जैसी ये वेव ऑफ इंपल्स आगे चली जाती है, पीछे का पार्ट जहां पे ये वेव नहीं रही, वो पार्ट फिर से रिलैक्स हो जाता है. तो दो बातें हैं इसमें. एक, हार्ट इज शोइंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये पहली बात है. और दूसरी बात, ये हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का इंपल्स जनरेट करने का काम वो हार्ट खुद कर रहा है. उसका वो रीजन जो ये इंपल्स जनरेट कर रहा है, उस रीजन को पेसमेकर ऐसा कहते हैं. और इस प्रकार का हार्ट जो खुद ब खुद बीट हो सकता है, इस प्रकार के हार्ट को कहते हैं क्या कहते हैं?
मायोजेनिक हार्ट, इट इज कॉल्ड एज द मायोजेनिक हार्ट। आपका हार्ट मायोजेनिक है। मैंने आपको ये कल भी बताया था कि आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन फॉर्मेशन शुरू होने से पहले, व्हेन यू वर स्टिल इनसाइड योर मदर, व्हेन यू आर स्टिल डेवलपिंग एज एन एम्ब्रियो, जब आप कुछ चंद गिने चुने सेल के बने हुए थे, a few hundred, a few thousand cells के बने हुए थे, तब तक आपको ऐसा हेड बन गया, लेग बन गया, ऐसा कुछ भी चीज नहीं था। यू वर जस्ट अ बॉल ऑफ cells, a few hundred, a few thousand cells. Even in that condition, the first organ that started developing, that was heart. हार्ट डेवलप हो गया, उसके साथ ब्लड वेसल्स डेवलप हो गए, उसमें ब्लड डेवलप हो गया, और ये ब्लड को पंप करने का काम ये हार्ट कर रहा था। और हार्ट बिना किसी पे निर्भर रहे, without being depending on anyone else, heart was beating of its own, because your heart can do that. This type of a heart is called as a myogenic heart. लेकिन आप अगर लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे, जैसा इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में कौन सा चैप्टर हम देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इनिशियल पार्ट जो है, इनिशियल 40% ऑफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट ह्यूमन टिश्यूज, the tissue system in our body. But the later half of this chapter, we have to study 3 organisms in it. कौन से 3 organisms है? We have to study the cockroach, we have to study the earthworm, and we have to study the frog. अभी इसमें अर्थवर्म, सॉरी कॉकरोच के बारे में अगर हम बात करें, कॉकरोच के पास भी हार्ट है। ये बड़ा सरप्राइजिंग पार्ट है, देखिए, इवन कॉकरोच इज हैविंग हार्ट। लेकिन कॉकरोच का हार्ट जो है वो ऐसा खुद ब खुद बीट नहीं होता, उसको हेल्प लगती है। उसको बीट होने के लिए जो इंपल्स है, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स है। द हार्ट receives the impulse from the nerves or the nervous system. देखिए, हार्ट एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, और इसको बीट होने के लिए आपको किस पे निर्भर होना है? नर्व्स पे, यानी नर्वस सिस्टम पे। 2 अलग अलग सिस्टम्स एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। यहां पे हम ऐसा नहीं लिख रहे कि द हार्ट इज बीटिंग ऑफ इट्स ओन, नो। हार्ट को बीट होने के लिए जो इंपल्स की जरूरत है वो कहां से आ रहा है? फ्रॉम नर्वस सिस्टम आ रहा है। ऐसे हार्ट को कहते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया इसमें, दिस टाइप ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज द न्यूरोजेनिक हार्ट। क्या कहते हैं इसे? न्यूरोजेनिक हार्ट ऐसा कहते हैं। मायोजेनिक हार्ट सभी हायर ऑर्गेनिजम्स में है, वर्टिब्रेट्स में है, मैमल्स में है, आप में है, मुझ में है। न्यूरोजेनिक हार्ट ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसा एक एग्जांपल फिलहाल आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसा इंसेक्ट्स में या कॉकरोचेस में है। व्हाट्सअप ओके। कार्डियक मसल्स की बात कर रहे हैं हम। ऑफ कोर्स आज हमारा मेन टॉपिक कार्डियक मसल्स नहीं है, ये जस्ट कल क्या हो गया था, कल बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ गया था आपके पास। आपको स्मूथ मसल देखना था, आपको स्ट्राइटेड मसल पढ़ना था, कार्डियक मसल पढ़ना था। कल इंफॉर्मेशन इतना आ गया था आपके पास कि मैंने सोचा कि ये पार्ट थोड़ा बाद में लेंगे। एनीवे, सो मायोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक टिश्यू इज देयर, एज वेल एज neurogenic heart or neurogenic tissue is there that helps in the formation of human heart. Moving ahead, myogenic heart helps in the formation of human heart, and neurogenic heart is present in the lower invertebrates. That will be a proper statement. Moving ahead, our today's main topic is nervous tissue. नर्वस टिश्यू में जैसा हमें पता है ऑलरेडी कि नर्वस टिश्यू में 2 बातें बताई गई हैं हमें। एक है आपके न्यूरॉन्स और दूसरे हैं आपके न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स का काम क्या है? न्यूरॉन्स आर बेसिकली, दे आर द main part of nervous system.
उनका काम क्या है? उनका काम है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। क्या काम है उनका? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। देखिए ये इम्पल्स क्या है? इम्पल्स एक प्रकार का मैसेज है। ये मैसेज शरीर के बाहर के ऑर्गन से अंदर की तरफ जाता है, अंदर के ऑर्गन से बाहर की तरफ जाता है। बाहर की तरफ यानी ऐसा पड़ोसी के घर में गया ऐसा नहीं कह रहा मैं, विद इन योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग टेलीविजन एंड सडनली यू स्टार्ट फीलिंग सम पेन। आपका ध्यान जाता है आपके हाथ की तरफ, तो आपके ध्यान में आता है कि देर इज सम मस्कीटो दैट इज बाइटिंग, तो इमीडिएटली यू आइदर शू इट ऑफ और यू किल इट। किलिंग इज ऑलवेज बेटर, ओके, क्योंकि आपने जस्ट ऐसा प्यार आ गया आपको उस मस्कीटो पे और वो ऐसा उसको बाजू में हटा दिया, किसको पता वो किसी और को कल काटेगा, और गॉड नोज इफ इट इज कैरिंग एनी मलेरियल पैरासाइट और डेंगी पैरासाइट, वी डोंट नो, ओके। तो बट यू सी द बाइट वॉज हैपनिंग हियर, वहां से आपको फील हुआ क्योंकि वो इम्पल्स जो है, वो मैसेज जो है, वो न्यूरॉन्स ने आपके नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आया। फिर नर्वस सिस्टम को जैसे ही पेन रिसीव हुआ, जैसे ही वो हरकत मालूम पड़ी, वैसे नर्वस सिस्टम ने आपके आंखों को बताया कि अरे उधर देखो क्या हो रहा है। आपका नजर उसकी तरफ गया और फिर डिसीजन लिया गया कि इसका क्या करने का, हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। फिर आपने ऐसा हाथ झटक दिया, आपने वो मच्छर को मारा, वॉट एवर द वे यू रिएक्टेड। तो ये जो मैसेजेस का आदान प्रदान है विद इन द नर्वस सिस्टम एंड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये आदान प्रदान जो है इसे कहते हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, एंड न्यूरॉन्स आर बेसिकली कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। समझ रहे हैं आप? ओके, ऑफ कोर्स न्यूरॉन्स आर कंसिडर्ड टू बी द, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ये और एक बात है, ओके। नाउ न्यूरॉन्स में मेन पार्ट जो रहता है, मेन बॉडी ऑफ द न्यूरॉन is called as the head region or the cyton region or the soma region. आपको पता है it looks something, न्यूरॉन ड्रॉ किया है आपने इससे पहले, दिस इज द हेड रीजन, ओके। इसे क्या कहते हैं? साइटॉन कहते हैं, सोमा कहता है, पेरिकैरियन भी कहते हैं कभी कभी इसको, PERIKARYON, कैरियन यानी न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर है न्यूक्लियस, इट हैज अ न्यूक्लियस इनसाइड इट, प्लस इट हैज साइटोप्लाज्म, न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है तो कभी कभी न्यूक्लियोप्लाज्म ऐसा भी कहते हैं उसको, ओके। और जैसा मैंने आपको बताया, ये इतना पार्ट जो है ये हो गया आपका साइटॉन रीजन। साइटॉन रीजन में ये है आपका न्यूक्लियस, और ये साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर ये ग्रैन्युलेटेड साइटोप्लाज्म है, क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स है जिन्हें कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। क्या कहते हैं? निसल्स ग्रैन्यूल्स। द साइटोप्लाज्म इज नॉट प्लेन एंड क्लियर, it is having granules in it, those granules are called as Nissls granules. ये नाम ध्यान में रखिए क्योंकि कभी कभी ये पूछते हैं कि निसल्स ग्रैन्यूल्स एग्जैक्टली है क्या, तो आज हमें पता है कि निसल्स ग्रैन्यूल्स आर बेसिकली राइबोसोम्स एंड आरएनए। और आपको अर्लियर चैप्टर अगर याद होगा, जहां पे राइबोसोम्स आते, जहां पे आरएनए आते, वहां पे अपने आप प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाता है। राइबोसोम का पार्ट पढ़िए जरा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने लिखा है ऑलरेडी। मूविंग अहेड, ये जो साइटोप्लाज्म है किसका? साइटॉन का। इसको ये एक्सटेंशन से, इनको साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कहते हैं।
क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। इसमें ईच, जैसा अभी ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, दिस विल बी इनकरेक्ट, these are called as डेंड्रॉन्स। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन्स। और ये तो ये एक डेंड्रॉन हो गया, ये डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन है और ये डेंड्रॉन है। एंड द डेंड्रॉन्स फर्दर they contain small, very minute, very fine extensions called as डेंड्राइट्स। गड़बड़ नहीं करना है बच्चों, डेंड्रॉन किधर है और डेंड्राइट किधर है, ये डायग्राम बेस्ड सवाल पूछा जाता है। Okay, so the initial extensions are called as dendrons, and then the bristle-like, hair-like extensions further to it, they are called as dendrites. मैं काम बताऊंगा इनका, don't worry, फिलहाल just नाम याद में रखिए। अभी ये जो आपके डेंड्रॉन्स है, इसमें का एक डेंड्रॉन, एक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, ये काफी लंबा चौड़ा हो जाता है। I think you know what we are talking about. This longest, most extended cytoplasmic process is called as axon. अभी axon की खासियत ऐसी है कि at the end of the axon there are these knobs. आपने भी पैरेलल ड्रॉ करना चाहिए, आई होप यू आर ड्रॉइंग इट। देर आर दीज फर्दर एक्सटेंशंस एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, दे आर कॉल्ड एज द टीलोडेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? टीलोडेंड्राइट्स। जो ऊपर की तरफ है डेंड्राइट्स और जो नीचे की तरफ है, टेल रीजन की तरफ है, तो दे आर कॉल्ड एज टीलोडेंड्राइट्स। समझ रहे हैं आप? ओके, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? स्टैंडर्ड 9th में आपको ये डायग्राम था, लेकिन हॉरिजॉन्टल, ये ऐसा ड्रॉ किया हुआ था, मैंने वर्टिकल ड्रॉ किया है। लेकिन स्टैंडर्ड 9th में जब हमें इसके बारे में बताया जाता है, हमें ये बताते हैं कि दिस इज अ न्यूरॉन। वो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है। This is not just a neuron, but this is a what kind of neuron it is? It is a multipolar neuron. इसका मतलब क्या है? देखिए, हेड रीजन यानी साइटोन में से सिर्फ एक एक्सटेंशन नहीं निकला हुआ, 1 2 3 4 5, कई सारे एक्सटेंशंस मेन हेड रीजन से, मेन साइटोन रीजन से कई सारे एक्सटेंशंस बाहर निकले हैं, इसलिए इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन ऐसा कहते हैं। अभी कभी कभी क्या हो जाता है कि देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज, कभी कभी क्या होता है कि ये आपका मेन साइटोन बॉडी है, ये उसका न्यूक्लियस है और उसमें से सिर्फ एक ही एक्सटेंशन आया है, सिंगल एक्सटेंशन है, तो इसे कहेंगे आप यूनिपोलर न्यूरॉन। देखिए मजेदार बात, देखिए कभी कभी इसमें से दो प्रोसेसेस निकल रहे हैं, तो फिर आप इसे कहते हैं बायपोलर न्यूरॉन। लेकिन द मोस्ट कॉमन डायग्राम दैट वी नो, दैट इज ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन।
मेन तो हमें यही ध्यान में रखना है, लेकिन हमें यह भी पता रहना चाहिए कि मल्टीपोलर न्यूरॉन के अलावा भी अलग प्रकार न्यूरॉन के रह सकते हैं, यूनिपोलर और बाइपोलर न्यूरॉन भी रह सकते हैं। और ये डिफरेंसेस किस चीज पर निर्भर है? दे आर डिपेंडिंग ऑन मेन बॉडी जो है न्यूरॉन का, जिसको आप साइटोन कहते हैं, जिसको आप हेड रीजन कहते हैं, उस हेड रीजन में से, उस साइटोन में से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कितने निकल रहे हैं। सिंगल प्रोसेस निकला यूनिपोलर न्यूरॉन, दो प्रोसेसेस निकले अपोजिट डायरेक्शन में बाइपोलर, और मल्टीपल प्रोसेसेस निकले, तो देन इट इज कॉल्ड एज, व्हाट वी कॉल इट एज, मल्टीपोलर न्यूरॉन। समझ रहे हैं क्या आप? ओके, ये एक डिफरेंशिएशन हो गया आपके न्यूरॉन्स का। इसका और एक डिफरेंशिएशन हमें पता रहना चाहिए। एक्सॉन जो है, एक्सॉन को फिलहाल किसी भी प्रकार का कवरिंग नहीं है इस डायग्राम में फिलहाल। ओके, जस्ट ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस मैंने ड्रॉ किया है। इट इज नॉट कवर्ड करंटली, एटलीस्ट वी आर नॉट शोइंग एनी कवरिंग टू इट। दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन, और नॉन, दूसरा वर्ड बाद में बताता हूं मैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि इस एक्सॉन को एक्चुअली कवरिंग रहता है। ये डायग्राम देखें आपने, यू नो दिस ऑलरेडी। अभी ये कवरिंग जो आ गया, इस कवरिंग को कहते हैं, द कवरिंग इज कॉल्ड एज द मैलिन शीथ। और ऐसा न्यूरॉन जिसमें मैलिन शीथ है, उस न्यूरॉन को कहते हैं, हम इस न्यूरॉन को क्या कह सकते हैं? हम इस न्यूरॉन को अभी मियालिनेटेड, जिसमें म्यालिन है, म्यालिन शीथ है, म्यालिनेटेड न्यूरॉन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे मेड्यूलेटेड न्यूरॉन भी कह सकते हैं। तो न्यूरॉन के फिर से दो प्रकार हो गए। एक ऐसा न्यूरॉन की जिसका मेन शाफ्ट, लॉन्गेस्ट शाफ्ट जो है, लॉन्गेस्ट साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो है, जिसे आप एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन इज कवर्ड बाय, ये फैटी मटेरियल बाय द वे, फैटी एसिड से बना हुआ है ये। सो व्हेन द एक्सॉन इज कवर्ड बाय मैलिन शीथ, इट इज कॉल्ड एज मैलिनेटेड न्यूरॉन और मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। इफ इट इज नॉट कवर्ड विथ मैलिन शीथ, और ऐसे भी न्यूरॉन्स है आपके बॉडी में, इफ इट इज नॉट कवर्ड विथ मैलिन शीथ, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन मियालिनेटेड न्यूरॉन और नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। ध्यान में रखिए प्लीज इसको। मूविंग अहेड, मैलिन शीथ किसने बनाया? There are continuous cells in this area, what are called as, आपने शायद ये सुना है, शायद नहीं 100% सुना है, these cells are called as Schwann cells। कुछ बच्चे चौहान सेल्स कहते हैं, ये सरनेम नहीं है, अपना महाराष्ट्रियन सरनेम नहीं है, श्वैन सेल्स है। श्वैन सेल्स ये आपको मेन बॉडी में साइटोन में नहीं मिलेंगे, ये आपको एक्सॉन में ही मिलेंगे। जैसा निसल्स ग्रैन्यूल्स जो है वो आपको मेन बॉडी में या साइटोन में ही मिलेंगे, एक्सॉन में नहीं मिलेंगे आपको निसल्स ग्रैन्यूल्स। ओके, सिमिलरली श्वैन सेल्स का बात क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज दिस न्यूरॉन which we are saying is a myelinated neuron, because it is having this external covering called as myelin sheath. This neuron, this myelin sheath was secreted by this material, this covering was secreted by the Schwann cells। ये फंक्शन हमें पता रहना चाहिए, 4 मार्क है ये आपके। And moving ahead, last part if I am supposed to tell you, it is that, आप देखिए मैलिन शीथ का जो कवरिंग है वो ऐसा कंटिन्यूअस कवरिंग नहीं है, बीच बीच में ये खत्म हो रहा है
और फिर से एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड हो गया खत्म हो गया, एक्सपांड हो गया खत्म हो गया, एक्सपांड हो गया खत्म हो गया. So these areas where there is no myelin sheath, that area is called as the node of Ranvier. नोड ऑफ रणवीर. रणबीर कपूर, रणवीर सिंह वगैरह कुछ भी नहीं है इधर. इधर क्या है? नोड ऑफ रणवीर. समझ रहे हैं आप? ओके. मेन बॉडी एक्सॉन covering myelin sheath secreted by the Schwann cells, and this covering of myelin sheath, it is disrupted in between, it is discontinued in between. That empty area is called as the node of Ranvier. Finally we are ending, the axon ends into what is called as the telodendrites. This is a typical neuron. This is a typical multipolar neuron. Multipolar neuron है ये. myelin sheath है तो myelinated neuron है ये. myelinated neuron को कभी कभी medulated neuron भी कहते हैं. और neuron का main काम क्या है? To conduct the impulse. अभी इसमें ध्यान में रखिए, the impulse, impulse यानी क्या? मैसेज. कि आप टीवी देख रहे हैं और आपको यहां पे मस्कीटो बाइट हो रहा है, तो मैसेज जनरेट होता है. यहां पे सेंसर्स है जो आपके नर्वस सिस्टम को कनेक्टेड है. वो सेंसर्स न्यूरॉन्स के थ्रू, इसी प्रकार के मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के थ्रू आपके ब्रेन को या आपके नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. और ये पूरा जो सिस्टम, जैसे देखिए अभी आपने तो देखा नहीं है, लेकिन हमारे जमाने में व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, मोबाइल्स बहुत कम थे तभी एंड बहुत महंगे थे. यू विल बी सरप्राइज टू नो आज आप फ्री में कॉल कर रहे हैं, आउट गोइंग इनकमिंग सब फ्री हो गया. आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम जब आउट गोइंग वॉज 12 रुपीज पर मिनट. यू थिंक ऑफ दिस. इंडिया में आउट गोइंग, देयर वॉज अ टाइम व्हेन आउट गोइंग वॉज 12 रुपीज पर मिनट एंड इनकमिंग वॉज समवेयर अराउंड 3 to 4 मिनट्स पर मिनट, 3 to 4 रुपीज पर मिनट. ओके. इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, आउट गोइंग के नहीं, इनकमिंग के भी पैसे लगते थे एक जमाने में. ओके. सो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ कोर्स ये सब नया टेक्नोलॉजी था तो तभी महंगा था, लेकिन तभी लैंडलाइन बहुत कॉमन थे हर जगह पे. ओके. आई एम टॉकिंग अबाउट 1995, 98, 2000. आप द टाइम व्हेन यू वर बोर्न, अराउंड दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट. और ये टेलीफोन का भी वैसे ही था. आपके घर से आप फोन कर रहे हैं, that message is getting relayed from your house, not directly to me, not directly to my house, not directly to my mobile, or not directly to my telephone. आपके घर से वो मैसेज पहले आपके घर के सबसे नजदीक वाला जो टेलीफोन कलेक्शन रहेगा, उस ऑफिस में पहले वो इंपल्स जाएगा, मैसेज जाएगा, और वहां से फिर वो मेरे टेलीफोन की तरफ उसे डायरेक्ट किया जाएगा. तो आपके घर से नियरेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज कहते हैं उसको. ओके. उनके ऑफिसेज जो है उनको देखिए एक्सचेंज कैसा नाम दिया हुआ है. तो वहां से पहले टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ वो मैसेज जाता है, फिर मेरी तरफ आता है. ये कंडक्शन है. वैसे ही इंपल्स जब कंडक्ट होते हैं, न्यूरॉन्स इसे कंडक्ट करते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, in a neuron the conduction of impulse is always unidirectional. Impulse is always conducted from the dendrites towards the telodendrites. इसमें दूसरा ऑप्शन ही नहीं है. There is no other option, there is no other possibility, there is nothing that can happen otherwise. If a neuron is working and if that neuron is concerned with the conduction of impulse, it will conduct the impulse. वो मैसेज लेने का काम, लेके जाने का काम अगर वो कर रहा है, वो मैसेज लेके जाने का काम ये हमेशा हेड से टेल की तरफ, डेंड्राइट से टीलोडेंड्राइट की तरफ ही होगा. वन वे रहते हैं ना कि गाड़ियां इसी दिशा में जा सकती है, उधर से इधर नहीं आ सकती. ये वैसा है, ये वन वे है, यूनिडायरेक्शनल है, वन डायरेक्शनल फ्लो है ये, कंपल्सरी. देयर इज नो ऑप्शन बी और सी टू इट.
समझ रहे हैं आप? ओके, इसमें अभी लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर. व्हेन द न्यूरॉन इज कैरिंग द इंपल्स, तभी जब न्यूरॉन को काम आ गया, क्या काम आ गया कि इंपल्स का कंडक्शन करना है, तो उसे पहले स्विच ऑन होना होता है. इट हैज टू स्विच ऑन. आपका मोबाइल देखिए, जब वो जेब में पड़ा हुआ है तो वो ऐसा क्या कहते हैं उसको, आइडल मोड पे चढ़ा जाता है. आपको जब यूज करना है आपको साइड का बटन ऑन करना पड़ता है. वो मर नहीं गया, वो डेड नहीं हो गया, वो स्विच ऑफ नहीं हुआ, लेकिन आइडल मोड पे है, आलसी मोड पे है. ओके, जब आपको उसका यूटिलाइजेशन करना है, आपको कॉल करना है, आपको व्हाट्सएप चेक करना है, वॉट एवर इट इज, तो आपको पहले वो साइड बटन दबाना पड़ता है. उससे मोबाइल क्या हो जाता है, उसका स्क्रीन लाइट अप हो जाता है. इसका मतलब नाउ द मोबाइल इज फंक्शनिंग एट इट्स फुलेस्ट. न्यूरॉन का भी वैसा ही है. जब कुछ काम नहीं हो रहा है, उसका एक ही काम है, टू कंडक्ट द इम्पल्स. व्हेन इट इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब ये चुपचाप बैठा हुआ है, तो ये मर गया है, डेड हो गया, ऐसा नहीं कहना मुझे. मेरा कहना है कि ये आइडल चुपचाप बैठा हुआ रहता है. लेकिन जब इसको इम्पल्स कंडक्ट करना है, ये एक्टिव हो जाता है, ये स्विच ऑन हो जाता है. इससे क्या कहते हैं, इस फेनोमेनॉन को कहते हैं न्यूरॉन शोज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी. ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, एक है एक्साइटेबिलिटी और दूसरा है कंडक्टिविटी. ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है आपके न्यूरॉन्स के या किसी भी न्यूरॉन्स के, कि दे गेट एक्साइटेड, दैट मीन्स दे गेट टू एक्टिवेट लेवल, and once they get activated they perform their work. What is their work? Conduction of impulse. दो वर्ड ध्यान में रखिए न्यूरॉन से रिलेटेड, कंडक्टिविटी एंड एक्साइटेबिलिटी. समझ रहे हैं आप? ओके, इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूरॉन्स, ये अनफॉर्चुनेट वर्ड है अभी यहां पे, न्यूरॉन्स कैन नॉट न्यूरॉन्स डोंट शो सेल डिवीजन. एक बार ये न्यूरॉन फॉर्म हो गया है, ये अभी कुछ दिनों बाद एक के दो हो गए, दो के चार हो गए, चार के छह हो गए, ऐसा नहीं होता है. आपके बॉडी में ये न्यूरॉन है, मेरे हाथ में सपोज ये न्यूरॉन है, तो ये जिंदगी भर यही रहने वाला है. समझ रहे आप? जिंदगी भर यही न्यूरॉन रहने वाला है. कहीं जाकर अनफॉर्चुनेटली, ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है, ध्यान पे रखिए. कहीं जाकर अनफॉर्चुनेटली जिंदगी में कभी मेरा ये न्यूरॉन डैमेज हो गया, दैट विल बी अ परमानेंट डैमेज. वो फिर से खुद को रिपेयर नहीं कर सकता, रीजनरेट नहीं कर सकता. बाकी के सभी टिश्यूज खुद को रिपेयर कर सकते हैं. देखिए, मैं गिर गया, आप गिर गए, आपको चोट लग गई, आपका ऊपर का एपिथेलियल टिश्यू डैमेज हो गया, शायद मसल तक चोट गई है, बीच में का एरियोलर टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो गया, नीचे मसल डैमेज हो गया, कितना भी डैमेज होने दीजिए, आपका हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, वो भी कनेक्टिव टिश्यू, बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, कितना भी डैमेज होने दीजिए, अल्टीमेटली दे रीजनरेट, उनका रिपेयरिंग हो जाता है. न्यूरॉन के बारे में वैसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है. इसलिए कभी कभी क्या होता है, अगर न्यूरॉन्स कहीं पे डैमेज हो गए तो वो काम करना बंद कर देते हैं. जिस एरिया में न्यूरॉन का काम करना बंद हो गया, ब्रेन इज नॉट एबल टू सेंड द मैसेज एंड रिसीव द मैसेज फ्रॉम दैट एरिया. तो अभी वो एरिया तो आपके बॉडी को ही अटैच है, लेकिन वो कुछ हलचल नहीं कर रहा है. हम इसे पैरालिसिस कहते हैं. वी कॉल इट एज पैरालिसिस, व्हेन द नर्वस सिस्टम इज अनेबल टू हैंडल एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, बिकॉज उस पार्ट तक जाने वाला आपका जो वायरिंग था in the form of neurons, those neurons are not functioning anymore, they are not working anymore, they have got damaged because of certain reasons. समझ रहे हैं आप? ओके, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. समझ गया? ओके, मूविंग अहेड. यहां पे हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स भी है. न्यूरोग्लियल सेल्स, ये देखिए, न्यूरॉन्स आपके बॉडी में ऑलरेडी हजारों की तादाद में आपके बॉडी में न्यूरॉन्स है, लेकिन हर न्यूरॉन के आसपास और कई बड़ी मात्रा में न्यूरोग्लियल सेल्स है.
ये कैसा हो गया कि अगर ये राजा है, न्यूरॉन यानी राजा है, तो न्यूरोग्लियल सेल्स यानी उसके आजू बाजू में खड़ी प्रजा है। नेचुरली राजा एक ही रहेगा, प्रजा का नंबर बहुत ज्यादा रहेगा। न्यूरोग्लियल सेल्स को ऐसा ही देखना है। न्यूरोग्लियल सेल्स आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज microglial cells, or they are sometimes also called as oligodendrocytes। अलग अलग नाम है देखिए इसके। एंड इनकी खासियत है कि दे कैन अंडरगो सेल डिवीजन। देखिए ना, वो अपना खुद का मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर जैसा मैं कह रहा हूं न्यूरॉन्स जो है वो अगर राजा है, तो न्यूरोग्लियल सेल्स ये प्रजा है। प्रजा का काम क्या है? प्रजा का काम है राजा को मदद करना, राजा को सपोर्ट करना, राजा की डिमांड्स को पूरा करना। न्यूरोग्लियल सेल्स का काम वही है। न्यूरोग्लियल सेल्स बेसिकली क्या काम करते हैं? दे सपोर्ट and nourish the न्यूरॉन्स। इतना सारा काम करता है, क्या काम करता है? कंडक्शन ऑफ इंपल्स, कंडक्शन ऑफ इंपल्स। देखिए मेरे बॉडी के अभी न्यूरॉन्स कितने सारे काम करे कि आई एम टॉकिंग विथ यू, तो कंटिन्यूअसली माय थॉट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, और उस हिसाब से मेरे न्यूरॉन्स ये मेरे टंग को और ये मेरा माउथ पार्ट जो है उसको बता रहे कि किस प्रकार के लैंग्वेज में क्या सेंटेंसेस, क्या वर्ड्स कैसे एक्सप्रेस करने हैं मेरे थॉट्स। पैरेलल कहीं तो भी मेरा न्यूरॉन का एक नेटवर्क क्या कर रहा है? इट इज मेकिंग मी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। It is also conducting its impulse towards my hand so that I am drawing and I am writing. Parallel, I am also looking at the different types of lights that I can see in यानी light perception भी चल रहा है, sound perception भी चल रहा है। ओके कहीं तो भी मैं ये देख रहा हूँ कि अरे एसी चल रहा है कि नहीं, माय बॉडी अभी एसी चल रहा है कि नहीं मैं ऐसे नहीं देख रहा हूँ, बट माई स्किन इज सेंसिंग कि ओके द रूम इज इट बिकमिंग वार्मर, गर्मी हो रही है क्या, या अभी भी ठंडा है। ये कितने सारे काम एट गिवन टाइम नर्वस सिस्टम कर रहा है। ये कंटिन्यूअस काम चल रहे हैं आपके। ये कंटिन्यूअस काम कौन कर रहा है? ये कंटिन्यूअस काम न्यूरॉन्स कर रहे हैं। जब न्यूरॉन्स इतना सारा कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, उनका उतना कंटिन्यूअस उनको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ता है, उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ता है। ये काम कौन करता है? न्यूरोग्लियल सेल्स। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड एज कंपेयर टू, देखिए आपके बॉडी में ऑलरेडी हजारों की तादाद में न्यूरॉन्स है, लेकिन उससे कई बड़ी मात्रा में आपके बॉडी में कौन है? न्यूरोग्लियल सेल्स है। समझ गए आप? ओके तो हमने न्यूरॉन्स के बारे में बात किया, हमने न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में बात किया, यानी हमने नर्वस टिश्यू के बारे में बात किया, हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस्ड, एंड लुकिंग एट द स्ट्रक्चर वी हैव सेड दैट न्यूरॉन्स का एक कैटेगराइजेशन हमने देखा कि न्यूरॉन्स कैन बी यूनिपोलर और बाइपोलर, और इन दिस केस क्योंकि बहुत सारे एक्सटेंशन है इसके पास, तो वी आर कॉलिंग इट एज मल्टीपोलर। हमने ये एक उसका डिफरेंस देखा, कैटेगराइजेशन देखा। दूसरा एक कैटेगराइजेशन हमने ये देखा, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर, ये कैटेगराइजेशन देखा। दूसरा कैटेगराइजेशन ऐसा देखा कि एक्सॉन जो है उसे अगर कवरिंग है मैलिन शीथ का, तो ऐसे एक्सॉन को कहते हैं मैलिनेटेड न्यूरॉन या मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। मैलिन शीथ है तो मैलिनेटेड न्यूरॉन, मैलिन शीथ नहीं है तो नॉन मैलिनेटेड न्यूरॉन। ये और एक क्या हो गया? ये और एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया। और इस डिफरेंशिएटिंग पॉइंट को पकड़ के मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट बात अभी यहां पे बतानी है। वो बात ऐसी है कि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हेन अ न्यूरॉन इज कंडक्टिंग द इंपल्स, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि the impulse is always conducted in this direction। एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, एक ही डायरेक्शन में वो काम होगा, फ्रॉम द डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द टीलोडेंड्राइट्स।
लेकिन इसमें अलग अलग चीजें और हमें पता रहनी चाहिए। वो ऐसी है कि सपोज मैं यहां पे और एक न्यूरॉन ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए दोनों न्यूरॉन एक जैसे ही है, साइज डजंट मैटर, ये हमें जल्दी से ड्रॉ करना है इसलिए मैंने थोड़ा छोटा निकाला। लेकिन इन दोनों न्यूरॉन में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऐसा है कि आपका ये ओरिजिनल आपने जब ड्रॉ किया था, इसके पास क्या है, इसके पास म्यालिन शीथ है। ये कैसा न्यूरॉन है, ये नॉन मियालिनेटेड है, या आप उसको नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन कहेंगे। न्यूरॉन कैसा भी रहने दीजिए, वो मेड्यूलेटेड रहेगा या नॉन मेड्यूलेटेड रहेगा, वो मैलिन शीथ वाला रहेगा नहीं तो नॉन मैलिनेटेड न्यूरॉन रहेगा। इंपल्स का फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन दैट। बट where does the matter change? The matter changes in this content that जब इंपल्स फ्लो होता है, मैंने आपको बताया डेंड्राइट से टीलोडेंड्राइट की तरफ इंपल्स जाता है, इंपल्स यानी मैसेज है वो। तो जब नॉन मियालिनेटेड न्यूरॉन में मैसेज जाता है, नॉन मियालिनेटेड न्यूरॉन में कैसा होता है, उस मैसेज को ये पूरे एक्सॉन को क्रॉस करना पड़ता है, ऐसा चल के जा रहा है वो। कौन से न्यूरॉन में, नॉन मियालिनेटेड न्यूरॉन में। आप समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या कहना है, चलिए इसकी बात करते हैं, मैलिनेटेड न्यूरॉन की, जिसको मैलिन शीथ है। मैलिन शीथ जिसके पास है, ऐसे न्यूरॉन में क्या होता है, जब इंपल्स यहां आता है डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट से फिर वो एक्सॉन की तरफ जाता है, लेकिन जब एक्सॉन की तरफ वो इंपल्स जाता है, वो ऐसा यहां से चल के नहीं जाता, वो क्या करता है, यहां से यहां जंप करता है। वो किस एरिया में आ गया, वो ये उस एरिया में आ गया जहां पे मैलिन शीथ का कवर नहीं है। आप उस एरिया को क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। फिर इस नोड ऑफ रैनवियर से ये इंपल्स यहां पे जंप होता है अगले नोड ऑफ रैनवियर पे, और फिर इस नोड ऑफ रैनवियर से यहां पे जंप करके, इस नोड ऑफ रैनवियर पे जंप करके फिर वो इंपल्स कहां आ जाएगा, टीलोडेंड्राइट की तरफ आ जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ? ओके, आप देखिए अगर मैलिन शीथ का कवरिंग है तो इंपल्स जंप्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर, लेकिन अगर मैलिन शीथ नहीं है तो द इंपल्स हैज टू ट्रैवल द कंप्लीट पाथ, द कंप्लीट डिस्टेंस ऑफ द एक्सॉन, द कंप्लीट लेंथ ऑफ द एक्सॉन। नेचुरली ये स्लोअर प्रोसेस है, ये फास्टर प्रोसेस है। एक चल के जा रहा है और दूसरा जॉग करके जा रहा है, हॉप करके जा रहा है। नेचुरली जो हॉप करके और जंप करके जा रहा है उसमें इंपल्स का कंडक्शन ज्यादा रैपिड होगा। तो हमें यहां पे ये पता रहना चाहिए, इस प्रकार का कंडक्शन जो है, जो मैलिन शीथ में एक नोड से दूसरी नोड की तरफ हो रहा है, जंप हो रहा है, ऐसे कंडक्शन को कहते हैं ऐसे कंडक्शन को कहते हैं सैल्टेटरी कंडक्शन। क्या है ये? सैल्टेटरी कंडक्शन इज द कंडक्शन वेयर द इंपल्स जंप्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर। दिस इज फास्टर मोड ऑफ impulse conduction as compared to this plane conduction of impulse. plane conduction, regular normal conduction कहाँ पे होता है? non myelinated neuron में। लेकिन myelinated neuron में जिसको myelin sheath है उसमें saltatory conduction होता है। saltatory conduction ज़्यादा फास्ट है। आपके बॉडी में मैक्सिमम कंडक्शन जो है वो ऐसा है। क्यों? उसके पीछे कॉमन सेंस है। देखिए, जितने जल्दी पता चलेगा मस्कीटो बाइट हो रहा है, ये जल्दी कैसे पता चलेगा? उतना रैपिडली ये इंपल्स आना चाहिए आपके ब्रेन की तरफ, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। ये जितना रैपिडली आएगा उतने जल्दी आप रिएक्शन करेंगे।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि मस्कीटो पिछले 7 मिनट से काट रहा है और धीरे 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 चलते 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 इम्पल्स आ रहा है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, वैसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं तो सिर्फ मच्छर की बात कर रहा हूँ। जनरली एग्जांपल्स कैसे दिए जाते हैं, जैसा योर हैंड हैज गॉन ओवर, इट इज टचिंग सम हॉट प्लेट, कोई हॉट यूटेंसिल है कि आप किचन में कोई हॉट यूटेंसिल है जिसको आपने हाथ लगा दिया, कैसा होता है आपका हाथ लग गया और इमीडिएटली आप हाथ विड्रॉ कर लेते। आप सोचिए क्या रैपिडली इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आ गई और इमीडिएटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ध्यान में आ गया कि अरे उधर बड़ा हॉट ऑब्जेक्ट है कुछ, तो भी मुझे चटका बैठ रहा है। इमीडिएटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उस पार्ट को बता दिया कि अरे हाथ खींच लो वहां से। कितना टाइम लगा? मिली सेकेंड्स में टाइम लगा, लेस देन 1 सेकंड में टाइम लगा। ये कंडक्शन कितना फास्ट है देखिए, इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर की तरफ आया और अंदर से फिर से बाहर की तरफ गया। देखिए कितना रैपिडली हुआ ये इतना रैपिडली क्यों हो रहा है? क्योंकि ये किस प्रकार का है? सैल्टेटरी। आप सोचिए अगर आपके बॉडी के सभी न्यूरॉन्स नॉन मेड्यूलेटेड होते, सब में अगर इतना स्लो कंडक्शन होता, तो मुझे लगता है ऐसा हाथ रख दिया, कुछ तो भी चटका बैठ रहा है, लगता है कुछ तो भी हॉट ऑब्जेक्ट है, हाथ निकालना पड़ेगा। ब्रेन इतना आराम से, स्पाइनल कॉर्ड इतना आराम से सोच रहा है, और उसके बाद फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसको बता रहे कि अरे उधर से हाथ निकाल भाई, इट्स नॉट गुड, फिर आप हाथ निकाल रहे। अभी अगर इतनी देर वो गर्म पानी होगा, वो गर्म ऑब्जेक्ट होगा, उसमें अगर आपका हाथ रहा, हाथ को कितना डैमेज हो जाएगा, कितना इंजुरी हो जाएगा। ये ना हो इसलिए ये सब रिएक्शंस कैसे रहते हैं? फास्ट रहते हैं एकदम। क्यों फास्ट है? क्योंकि न्यूरॉन्स में का ये जो मैसेज का टू एंड फ्रो जो फ्लो है, जो कंडक्शन है, ये बहुत फास्ट है। ये किस प्रकार का कंडक्शन है? ये सैल्टेटरी कंडक्शन है ये। ओके ये और एक डिफरेंस देखा, देखिए हमने, वी डिस्कस्ड वन मोर डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू योर मेड्यूलेटेड एंड नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। इसमें तीसरा और एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए कि डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द impulse flow, neurons can be, एक है what is called as the sensory neuron, or it is sometimes also called as afferent neuron. ये क्या करता है? It brings the impulse towards the central nervous system. मैंने किसी एक ग्लास को हाथ लगाया है और उस ग्लास के अंदर रखा हुआ फ्लूइड ये इतना गर्म है, इतना गर्म है कि उसकी वजह से वो ग्लास भी बहुत गर्म हो गया। मैंने ऐसा हाथ निकाला और मैंने हाथ विड्रॉ कर लिया, चटका बैठा मुझको, माई स्किन सम पार्ट ऑफ इट हैज नॉट नाउ गॉट बर्न्ट। पर ये रिएक्शन हुआ कैसे? देखिए, आपने जैसे ही उस कप को हाथ लगाया, न्यूरॉन ने काम किया कि उस इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाइए। ये एक फ्लो हो गया, ये एक डायरेक्शन हो गया इंपल्स के फ्लो का, फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन इस डायरेक्शन में ये काम करता है उसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन या एफेरेंट न्यूरॉन। इसके अपोजिट दूसरा है मोटर न्यूरॉन या फिर इफेरेंट न्यूरॉन। आई होप यू विल बी राइटिंग दिस। इफेरेंट न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है? देखिए, सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, यहां से वो मैसेज मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके, मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी उस हाथ को क्या बताने वाला है? ए बाबा, वो चीज को रख दे और हाथ बाजू में ले, इट्स कॉजिंग प्रॉब्लम, इट्स हार्मिंग योर स्किन। तो ये भी हाथ की तरफ आपको बताना पड़ेगा। वो यू विल हैव टू सेंड द मैसेज टुवर्ड्स योर हैंड, टुवर्ड्स दैट टिश्यू कि विड्रॉ द हैंड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अभी कोई न्यूरॉन इस मैसेज को हाथ की तरफ लेके जाएगा। नाउ द इंपल्स इज फ्लोइंग नॉट टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम इट इज फ्लोइंग अवे।
सो मोटर न्यूरॉन जो है, इफेरेंट न्यूरॉन जो है, दे कैरी द इंपल्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसमें तीसरा एक प्रकार है, व्हाट इज कॉल्ड एज द associated neurons, or they are sometimes also called as the mixed type of neurons। काफी सारे नाम उसको यूज किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, they can conduct the impulse in both the directions। ये टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इंपल्स को लेकर आ सकते हैं, एंड अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो भी काम कर सकते हैं। तो हमने न्यूरॉन का और एक प्रकार देखा। एक प्रकार हमने देखा मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर। दूसरा प्रकार देखा हमने नॉन म्यलिनेटेड एंड म्यलिनेटेड। तीसरा प्रकार हम देख रहे हैं डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में ट्रैफिक का फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में इंपल्स का फ्लो हो रहा है उस नर्व से, उस हिसाब से सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, motor or efferent neuron, and mixed type of neuron, or what is also called as the associated neuron। समझ रहे हैं आप? ओके इसमें एक लास्ट चीज अभी हम बात करेंगे, यानी नर्वस टिश्यू का पार्ट खत्म हो जाएगा। आपके बॉडी में न्यूरॉन्स का एक कंटिन्यूअस लाइन रहता है दैट गोज टिल द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन इसमें हमें और एक बात यह पता रहनी चाहिए कि बिटवीन टू न्यूरॉन्स और ये आपको पता है ऑलरेडी, आपने 9th और 10th में इसका स्टडी किया हुआ है, बिटवीन टू न्यूरॉन्स देयर इज ऑलवेज अ गैप। That gap is called as synapse। That gap is called as synaptic junction। तो अभी बात क्या हो रही है, देखिए कि इस न्यूरॉन के पास यहां इंपल्स आया, वो इंपल्स टीलोडेंड्राइट तक आ गया। अभी इस न्यूरॉन से देखिए, फ्लो इज ऑलवेज गोइंग टू बी फ्रॉम हेड टुवर्ड्स द टेल। अभी इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन की तरफ इंपल्स आएगा और यहां से फिर वो इस टीलोडेंड्राइट तक जाएगा। लेकिन आप देखिए इन दोनों के बीच में तो गैप है, गैप को क्या कहते हैं, साइनैप्स। तो अभी ये साइनैप्स से इंपल्स कैसे क्या जंप करके आगे जाएगा, वो खुद जंप नहीं कर सकता है, उसे हेल्प की जरूरत है। इट रिक्वायर्स हेल्प, एंड दैट हेल्प इज गिवन by a set of chemicals what are called as the न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे ही इंपल्स यहां आ जाता है, ये कौन सा एरिया है, इस एरिया को कहते हैं टीलोडेंड्राइट्स। टीलोडेंड्राइट्स के ये जो बल्ब्स है, इनमें ये न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल्स स्टोर्ड रहते हैं। जैसा ही इंपल्स यहां पे आ जाता है, इन टीलोडेंड्राइट्स में से वो केमिकल इस एम्प्टी स्पेस में रिलीज हो जाता है। उस साइनैप्स, वो एम्प्टी स्पेस यानी साइनैप्स है, वो एम्प्टी स्पेस यानी साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, साइनैप्टिक जंक्शन कहते हैं उसको। उस बीच वाले स्पेस में ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिकल आ जाता है। ये केमिकल क्या करता है, इस न्यूरॉन के टीलोडेंड्राइट से उस इंपल्स को उठाकर अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे उसे कैरी कर देता है, और एक बार उसने ये काम कर दिया कि वो वहां से हट जाता है। तो इंपल्स ने एक बार इस न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से, एक बार ये इंपल्स यहां से यहां आ गया कि ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां से हटा दिए जाते हैं। फिर से नया अगर इंपल्स आया, न्यू इंपल्स इफ इट हैज कम, तो नया इंपल्स अगर आया तो वो इंपल्स यहां से डेंड्राइट से टीलोडेंड्राइट्स तक आएगा। टीलोडेंड्राइट्स के ये जो बल्ब्स है, इन बल्ब्स में से फिर से थोड़ा सा
क्या रिलीज होगा? ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। वो न्यूरोट्रांसमीटर उस इंपल्स को इन टीलोडेंड्राइट से ये नए न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की तरफ लेके जाएगा, ट्रांसफर करेगा और इसे फिर से हटा दिया जाएगा। द नेम ऑफ द केमिकल हियर इज एसिटिल कोलिन। क्या कहते हैं उसको? एसिटिल कोलिन। ओके, इट इज एसिटिल कोलिन दैट गेट्स सिक्रीटेड। ये टीलोडेंड्राइट्स में से एसिटिल कोलिन सिक्रीट होता है और ये एसिटिल कोलिन इस न्यूरॉन के एंड से अगले न्यूरॉन के हेड की तरफ इस इंपल्स को कैरी करता है और एक बार ये कैरी होने का काम हो गया कि इसको यहाँ से हटाया जाता है। आपने पढ़ा ही है, डोंट वरी, I just want to repeat it. We are just revising this part here. समझ गए? ओके, दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू। काफी सारा इंफॉर्मेशन हमने आज डिस्कस किया। आई होप यू लाइक्ड इट। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस। टिश्यू वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। यू शुड बी एक्साइटेड बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट animal to be discussed, that will be cockroach. Fine, okay, we'll stop here today. Stay healthy, stay fit and have a good day. Thank you very much.